बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे स्टार्ट करते हैं 4.1 से जी। इसमें दो टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होंगे। एक है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला और एक हमारे पास है रेशो फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि आपको प्लेन में दो पॉइंट्स अगर दिए जाएं, लेट से एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, और एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, और आपको कहा जाता है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करें। तो एक बात तो बड़ी क्लियर होती है कि डिस्टेंस डायरेक्शन लेस होता है। ए का बी से डिस्टेंस और बी का ए से डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है, डी से अगर हम डिस्टेंस को डिनोट करें, ए बी डिस्टेंस, तो ये बड़ा एक आसान सा फार्मूला है, नाइन्थ क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। x1 माइनस x2 होल स्केयर और y1 माइनस y2 होल स्केयर। ये आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 भी, क्योंकि डिस्टेंस की डायरेक्शन कोई नहीं होती। ए का बी से और बी का ए से डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आप एक्सरसाइज को। जो रिड्यूस सिलेबस है बेटा, अगर उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो रिड्यूस सिलेबस में क्वेश्चन 1, 2 और 3 जो है वो आपका नहीं है। बात ही क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होगी। तो मैं क्वेश्चन 4 की वर्डिंग लिख देता हूँ यहाँ पे। आप लोगों के पास बुक्स होती हैं तो आप लोग अपनी बुक से भी देख सकते हैं प्रॉपर, और रिड्यूस सिलेबस भी आप लोगों के पास जो है वो लिखा हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन। और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.1। पहले तीन क्वेश्चन चूंकि इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अच्छा जी, शुरू करें इस बात को अगर हम, तो इसमें ये कहा गया आपको कि पॉइंट्स हैं कुछ हमारे पास, तीन इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, वी आर गिवन 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट ए है 0,2, एक पॉइंट बी है √3, -1, और एक पॉइंट सी है 0, -2। शो ये करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं। टू शो ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है। ये शो करना है कि तीनों राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होने चाहिए। अच्छा ये देखें, आपके कोर्स में राइट एंगल ट्रायंगल शो करने के बहुत सारे मेथड लिखे हुए हैं। एक चैप्टर 7 में मेथड आप लोग पढ़ते होते हैं जिसको हम कहते होते हैं वेक्टर मेथड। ठीक है, उसमें डॉट प्रोडक्ट जीरो शो करते हैं दो साइड्स के लॉन्ग बनने वाले वेक्टर्स का। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल राइट एंगल शो हो जाती है। एक मेथड आप अभी पढ़ने लगे हैं जो डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशन है। ठीक है, बाय मींस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला कह सकते हैं इसको आप। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। अगर किसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और थर्ड मेथड आप जाके 4.3 में पढ़ेंगे जिसको बाय मींस ऑफ स्लोप्स कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन के लिए क्या होता है कि आप तीनों साइड जो ट्राइंगल की होती हैं उनकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद ये देखते हैं कि क्या सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। दो साइड्स के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, क्योंकि ये पैथागोरस थ्योरम की जो है वो एप्लीकेशन होती है। तो मैं यही करता हूँ कि तीनों साइड्स की पहले मेजरमेंट लेता हूँ। ठीक है, पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी डिस्टेंस ये दोनों लिखे हैं आपके सामने, क्या होगा 0 - √3। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, और 2 - -1 का होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करने से 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करने से 9, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। ये पहला डिस्टेंस आ गया 12। उसके बाद बी सी है √3 - 0 होल स्क्वायर और -1 + 2 होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही, तो ये 4 बनेगा।
अंडर द रूट 4, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ऐसी स्क्वायर रूट में रहें, और ये बाद में चूंकि पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर करेंगे हम तो ये खत्म हो जाएंगे स्क्वायर रूट्स। अब ए सी की बारी है जी। ए सी, ए ये आपके पास, सी ये है, तो क्या बनेगा? 0 - 0 होल स्क्वायर और 2 - -2 होल स्क्वायर, तो +2 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया हमारे पास 16। अब हम देखते हैं कि क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है ये नहीं हो रहा है। तो आप गौर से देखें तो ये इसका स्क्वायर 12 बनेगा, इसका स्क्वायर 4 बनेगा और इसका स्क्वायर 16 बनेगा। तो 12 + 4 = 16। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेंस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर = ए सी का स्क्वायर। तो ट्राइंगल की दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर की इक्वल हो तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। और अगर ये पाइथागोरस थ्योरम है तो इसका मतलब है ट्राइंगल राइट एंगल है, विच इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम है तो इसका मतलब कंफर्म, बल्कि यहाँ लिख भी दे कि ये 12 है, ये 4 है और ये क्या है 16 है। हेंस अगर ये बात होल्ड कर देती है विच इज पाइथागोरस थ्योरम, तो सो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। अब ये भी क्लियर कर लें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है, इसमें बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। उसका तरीका ये होता है बेटा कि जो दो साइड्स आपस में स्क्वायर होके ऐड हो रही होती है ना, उनमें से एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस, और जिसके इक्वल आ रहा होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब अगर हम इधर रफ सी डायग्राम बनाएं सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए आइडिया, ये देखें ये ट्राइंगल बना ली मैंने। अब ये ए बी और बी सी में बी कॉमन है, ये जो कॉमन होता है ये असल में राइट एंगल वाला वर्टेक्स होता है, ये बी हो गया। अब बेशक ए यहाँ रख लें या यहाँ रख लें और सी इधर रख लेते हैं, तो ए सी जिसके इक्वल अर्थ है वो हाइपोटेन्यूज है। और ये दोनों ए बी और बी सी में से एक को बेस समझ लेते हैं और एक को परपेंडिकुलर। तो ये था हमारे पास इसका प्रूफ, और ये बात साबित हो गई है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। टोटल इसके 3 पार्ट्स हैं। दूसरा पार्ट मैं आप लोगों को भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करनी है आपने। आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, जिस ट्राइंगल की दो साइड्स सेम हो जाए उसे हम कहते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो वैसे मैं लिख देता हूँ हिंट यहाँ पे कि वी आर गिवन, हमें गिवन है जी A3,1, 3,1 है, और बी हमारे पास है -2, -3, और सी हमारे पास है 2,2, ठीक है। तो शो ये करना है, टू शो कि ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आप तीनों साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करें इस तरह, ए बी बी सी और ए सी, और कोई सी दो लेंथ्स क्या आनी चाहिए इक्वल, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगी आइसोसेलेस। तो ये आसान सा काम है, डिस्टेंस फार्मूले की ही एप्लीकेशन है, ये आप खुद कीजिएगा बेटा। तीसरा जो इसका पार्ट है जिसमें पैरेललोग्राम की बात हो रही है वो मैं करवाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम के 3 वर्सेस आपके पास हैं, ठीक है। 3 वर्सेस कौन से हमारे पास जी? एक 5,2 है, 5,2, और ये है -2,3, और ये -3 -4, ठीक है। ये वर्टिसेस are the vertices of are the
वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं और बताना हमने क्या है कि क्या ये इसके इसका जो फोर्थ वर्टेक्स है वो कौन सा होगा, और फिर आप लोगों ने इसको चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं। अच्छा, ए बी सी के साथ एक डी वर्टेक्स भी हमारे पास है और ये है 4, -5। अच्छा, ये बात आपको गिवन है कि ये 4 वर्टिसेस हैं और शो ये करना है आप लोगों ने, ठीक है, कि ये वर्टिसेस किसके होने चाहिए, पैरेललोग्राम के। और फर्दर मोर चेक करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है या नहीं। इज पैरेललोग्राम स्क्वायर, क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर है। तो इसका तरीका बेटा ये होता है, इसको हम इस तरह लेके चलते हैं आगे कि ये 4 वर्सेस हमें गिवन है क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट में, और हमने शो करना है कि ये वर्सेस पैरेललोग्राम के होने चाहिए और फिर पैरेललोग्राम स्क्वायर है या नहीं वो चेक करना है हमने। तो पैरेललोग्राम भी शो करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट करनी है, और फिर ये देखना है कि क्या अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है या नहीं। तो ये रफ सा एक स्केच हमने बना लिया इसका। ये ए पॉइंट है हमारे पास 5, 2, बी हमारे पास है -2, 3, सी है -3, -4, और डी है 4, -5। ठीक है जी, तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो डिस्टेंस फार्मूला आज आपने रिवाइज भी किया है, पहले भी पढ़ा हुआ था। ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर। ठीक है, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49 और +1 50। तो ये आ गया स्क्वायर रूट 50। ठीक है, इसी तरह से ए बी के बाद बी सी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। बी और सी का डिस्टेंस निकालना तो क्या होगा, -2 + 3 होल स्क्वायर और 3 +4 होल स्क्वायर। तो ये भी बनेगा 1 और ये 49, तो ये भी आ गया आपके पास 50। ठीक है, ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, डिस्टेंस दोनों अभी तक सेम है। फिर उसके बाद सी डी की बारी है। सी से लेकर डी तक x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर। तो ये बनेगा -7 का स्क्वायर 49 + 150। ये भी आ गया ए बी बी सी सी डी। एंड द लास्ट वन इज ए डी। ए और डी का डिस्टेंस। ठीक है, ए और डी का निकालें तो 5 - 4 होल स्क्वायर। यू कैन आल्सो राइट इट एज डी ए भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 5 - 4 2 -5 का होल स्क्वायर, 5 - 4 1, 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी लेंथ आपस में इक्वल आ गई। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि सारी लेंथ इक्वल हो या ना हो, हमें सिर्फ अपोजिट लेंथ देखनी है। अपोजिट से मुराद ए बी के सामने सी डी और बी सी के सामने ए डी देखना है हमने। तो क्या ये इक्वल हैं, आप देख सकते हैं कि ए बी और सी डी इक्वल है और बी सी और ए डी इक्वल है। सारी इक्वल होना या ना होना ये हमारे किसी काम का नहीं है। पैरेललोग्राम के लिए हमें अपोजिट लेंथ देखनी थी, तो अब मैं लिखता हूँ ये बात यहाँ पे। हेंस AB distance is same as CD distance and AD distance is same as BC distance. ठीक है, which shows that these points form a parallelogram. This implies ABCD is a parallelogram. ठीक है, अब अगली बात ये थी कि क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर भी बन सकती है। तो हाँ, स्क्वायर बनने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसकी सारी लेंथ्स आपस में इक्वल हो, जो कि यहाँ से नज़र भी आ रहा है हमें कि ए बी बी सी सी डी और ए डी सारी बराबर है। लेकिन सिर्फ लेंथ इक्वल होना काफ़ी नहीं है,
क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की सारी लेंथ इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस भी हो सकती है और स्क्वायर भी बन सकता है। स्क्वायर होने के लिए उसके चारों एंगल 90 के होने चाहिए। और अभी तक हमारे पास एंगल फाइंड करने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूले से अगर आपने किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 90 शो करने हो तो आप डायगनल्स की लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, अगर ये जो डायगनल्स है ना, ये वाला ए डी, ए सी और बी डी, ये इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये होगा कि एग्जैक्ट 90 डिग्री वाले सारे एंगल्स इसके बनते हैं। तो मैं लिखता हूँ फॉर स्क्वायर वी शो, हम क्या शो करेंगे कि जो डायगनल्स हैं कौन कौन से जी, ए सी एंड बी डी, ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो शुरू करते हैं। एज सबसे पहले ए सी डायगोनल की बात करते हैं। ए से लेकर सी तक 5 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर और 2 माइनस माइनस 4 होल स्क्वायर। 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो अंडर द रूट 100 आ गया, जो कि अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 10। और उसके बाद दूसरा डायगोनल है बी डी। बी से डी कैलकुलेट करें, आपके पास दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं बी बी और डी बी। -2 -4 होल स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 5 होल स्क्वायर, 36 प्लस 64, अगेन ये भी 100 बनता है स्क्वायर रूट के अंदर, और ये 10 आ जाएगा। तो सो बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। अगर ये डायगोनल्स इक्वल हो गए तो ये कंफर्म हो गया कि इसके क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं वो कौन से हैं, वो 90 डिग्री के हैं। तो ये इक्वल आने का मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज आल्सो अ स्क्वायर। तो ये हमसे पूछा गया था कि क्या ये स्क्वायर भी बन सकता है, तो यस स्क्वायर बन गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इसमें आपको गिवन है, इंपॉर्टेंट जरा सुन लें। 4.1 क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। इसमें लिखा था मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, कौन कौन से मिड पॉइंट्स है जी, 1 कॉमा -1, -4 कॉमा -3 और -1 कॉमा 1, ये तीन मिड पॉइंट्स हैं ट्राइंगल की साइड्स। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है ना वो फाइंड करने। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स करना है। इसके लिए ग्राफ सी डायग्राम पहले बनाते हैं ताकि हमें एक एनालिसिस हो सके कि किस तरह का काम है हमारा ये। तो ये मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ जिससे हमें आइडिया मिलेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है हमने। ये लेट्स से ट्राइंगल है हमारे पास। ट्राइंगल बना ली मैंने, और इसके जो तीन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं वो हमें गिवन थे। तो ये एक मिड पॉइंट ये हो गया, एक मिड पॉइंट ये हो गया, एक मिड पॉइंट ये हो गया। इसको आप कहते हैं 1 कॉमा -1, ये -4, बी कर लें x2 y2 एंड सी x3 y3 बी द 3 वर्टिसेस। ये इसके 3 वर्टिसेस हैं। ठीक है, अच्छा ये आ गया ए आपके पास x1 y1। ये हमने कहा जी 3 वर्टिसेस हैं हमारे पास।
क्या है बच्चों? सबसे पहले हम पहले वर्ड की बात करते हैं। ये जो पहला वाला था 1 कॉमा -1 बेटा, ये वाला, ये किसका मिड पॉइंट था? ए और बी का। मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ऐसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है देखें, इन दोनों का मिड है ना, तो ये क्या होगा? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा? 1 इज इक्वल टू और y1 प्लस y2/2। ये आ गया, ये नहीं, ये दोनों आ गए हमारे पास इक्वेशंस। और अभी मैंने सिर्फ एक मिड पॉइंट यूज किया बेटा, एक मिड पॉइंट को यूज किया तो मेरे पास आ गई एक इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं एक मिड पॉइंट यूज किया तो मेरे पास आ गई हैं 2 इक्वेशंस। टोटल मैथ का जिस तरह रूल आप जानते हैं कि जितने अननोन्स हों उतनी ही हमें इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो हमारे पास 6 अननोन्स है, x1 x2 y2, तो नीड 6 इक्वेशंस। और 3 हमारे पास मिड पॉइंट से, एक मिड पॉइंट से 2 इक्वेशंस बननी है, तो 3 से फिर ऑटोमेटिकली 6 बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। अब देखें आल्सो -4 -3, ये दूसरा जो है ये वाला, ये इनका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी और सी का मिड कैसे निकालेंगे? x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2। Comparing both sides, -4 is equal to यहाँ से आ जाएगा -8 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 और -6 इज इक्वल टू y2 प्लस y3। ठीक है बच्चों, ये आ गई हमारे पास जो है वो 2 इक्वेशंस और आ गई हैं। तो 2 मिड पॉइंट्स यूज हुए हैं और हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। नाउ वी नीड 2 मोर इक्वेशंस एंड वी हैव 1 मिड पॉइंट। एक मिड पॉइंट हमारे पास रहता है ना, अब इसको यूज करते हैं। ये जो 1 -1 1 है, ये ए सी का मिड पॉइंट है। तो नोट्स वाला ये वगैरह पीडीएफ फॉर्म में जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, उसमें सेंड कर दूंगा मैं। अभी फिलहाल आप इसको समझने पे फोकस करें सारा। ठीक है, तीसरा जो मिड पॉइंट है हमारे पास ये है -1, 1 था और -1, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। वैसे AC है क्या? x1 प्लस x3/2 AC का मिड जो है, और y1 प्लस y3/2। ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये लेंगे। सो दीज आर द फाइनल इक्वेशंस। ये हमारे पास अब वो आ गई हैं जो 2 बच गई थी बस। अब आपके पास टोटल हो गई हैं 6 इक्वेशंस।
we call it 5 and 6. Now we have 6 equations as well as 6 unknowns. So sufficient data है हमारे पास. अब करना सिर्फ आप लोगों ने ये सिस्टमेटिकली चलना है, रैंडमली नहीं चलना आप लोगों ने. जो एक्स वाली इक्वेशंस है वो एक तरफ करके सॉल्व करें और जो वाई वाली है वो एक साइड पे करके सॉल्व करें. एक्स वाली हमारे पास 1 2 और 3 है, 1 3 और 5 सॉरी, जो ऑड नंबर्स पे आती हैं. ठीक है, 1 3 एंड 5. और जो वाई वाली हैं वो इवन नंबर्स पे आ रही हैं, 2 4 एंड 6. तो ये पार्टीशन मैंने ड्रा कर दी यहाँ पे, और इस पार्टीशन के एक साइड पे मैं लिखता हूँ सॉल्विंग 1 3 5. ठीक है, और एक तरफ करते हैं हम सॉल्विंग 2 4 6. अब ये साइमल्टेनियसली करना, ये 9th क्लास से आप ये काम करते आ रहे हैं. तो आप जरा इक्वेशंस देखें. ठीक है, मैं इक्वेशंस आपको एक नजर दिखा देता हूँ. वैसे इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2. इक्वेशन 3 थी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8. ठीक है, तो ये देखें x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 है. और x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8. ठीक है, ये 1 है, ये 3 है. और दोनों को करें आप सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन क्या आ जाएगा, चेंज. तो x2 से कैंसिल हो गया. x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 क्या आ गया, 10. ये आ गया x1 और 3 में हमारा आंसर. अब इस तरह की एक इक्वेशन ऊपर लिखी है 5, इसके नीचे 5 लिख दें. जो उन दोनों का रिजल्ट है उसके नीचे 5 लिखें. 5 क्या है, यहाँ से x3 कैंसिल हो जाएगा. तो 2x1 8 माइनस 10 माइनस 2 8 आ जाएगा. सो x1 इज इक्वल टू 4. ये लें जी, एक वैल्यू तक हम अप्रोच कर चुके हैं, x1 तक. ये पुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन में, 1 में 2 में, जिसमें इसकी यूटिलिटी हो सकती है, 1 3 या 5 में से. ठीक है, तो मैं इसको 1 में पुट करता हूँ. सो 1 इम्प्लाइज 1 में क्या था जी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 था. तो यहाँ से x2 आ गया -2. लें जी, ये भी x2 भी. अब x2 भी कहीं पुट करके x3 तक पहुँचते हैं. तो x2 आपको इक्वेशन 3 में पुट करने से x3 भी मिल जाएगा. इक्वेशन 3 में जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 आपके पास थी x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -8. यहाँ से आ जाएगा -8 प्लस 2 6 -6. ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास x3 भी. सो वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ x वेरिएबल. सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर y. अब y की तरफ आते हैं. y में भी आपके पास पहली इक्वेशन थी y प्लस y1 प्लस y2, और दूसरी थी हमारे पास y3 प्लस y2. ठीक है, ये इक्वल टू -2 थी इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 4 थी जिसमें था -6. ठीक है बच्चों, एक -2 और एक -6 थी हमारे पास. तो इन दोनों को, ये बिल्कुल सिंपल वैसे मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करूँ, इन दोनों को करें सब्ट्रैक्ट. y2 से कैंसिल हो गया, y1 माइनस y3 इज इक्वल टू, यहाँ भी साइन चेंज होगा तो ये 4 आ जाएगा. और इसके y1 और y3 की तरह की ये ऊपर लिखी है इक्वेशन जिसको हमने 6 कहा हुआ है. तो ये देखें, आल्सो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 6 थी. ये दोनों यहाँ कैंसिल हो गए. बिल्कुल इसके पैरेलल काम चल रहा है सारा, जिस तरह x के लिए हुआ ना वैसे ही काम. 4 प्लस 2 6 हो गया, y1 आ गया 3. इधर x1 आया था पहले, आपको बस याद है, इधर y1 आ गया. ये पुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन में जहाँ इसकी यूटिलिटी बनती भी हो, तो हम 2 में पुट कर देते हैं इसको.
2 में पुट करेंगे तो बनेगा इक्वेशन 2 हमारे पास थी y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -2। यहाँ से y2 आ जाएगा -5, ठीक है। और ये y2 की वैल्यू पुट कर दें जहाँ इसकी यूटिलिटी हो, तो इसकी यूटिलिटी आपको 4 में मिल सकती है। 4 में पुट करें तो 4 आपके पास थी भाई y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6। यहाँ से y3 आ जाएगा आपके पास -1। देखें ये 3 बॉक्स x1 x2 x3 की, ये y1 y2 y3 के बन के बाद, तो इसका मतलब है वी हैव ऑल दिस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, सफिशिएंट डाटा। अब हम लिख सकते हैं हेंस तीनों वर्सेस आ गए। ax1 y1 था, 4,3 bx2 y2 था, -2, -5, और c जो था वो x3 y3 था। ये तो यहाँ तक बेटा देख लें, कोई बात अगर नहीं समझ आई तो पूछ लें मुझसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, एक्सरसाइज 4.1 का। 6 और 9 सिमिलर क्वेश्चंस थे। रिड्यूस सिलेबस में अब सिर्फ 6 है, 9 नहीं है। फाइंड आपने एच करना है, एक अननोन है, सो वी नीड ओनली वन इक्वेशन। और इस एक अननोन को फाइंड करने के लिए डाटा क्या गिवन है वो देखते हैं। डाटा में ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स √3 -1 है, एक 0,2 है, और एक h, -2 है। ये 3 वर्टिसेस हैं इसके। हमें ये कहा जा रहा है कि ये वर्टिसेस किसके हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ये गिवन है कि ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। और राइट एंगल कहाँ पे है, विद राइट एंगल एट, विद एंगल एट एक वर्टेक्स है वो ए पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें पूरी तरह से डिस्क्राइब करके उसने इंफॉर्मेशन दे दी है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल वाला वर्टेक्स कहाँ पे है, ए पे है। एंड यू हैव टू फाइंड द अननोन एच, एच की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो मैं इसको डायग्राम बना के बताता हूँ, देखें। ये लेट से हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। अब ये राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए के ऊपर। अब बी आपकी चॉइस है, यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, इससे ये मैटर नहीं करता। राइट एंगल वाला वर्टेक्स मैटर करता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। अब अगर ये बात कंफर्म है कि राइट एंगल ए पे बन रहा है, तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है, ठीक है। एज ट्राइंगल बी ए सी, जो राइट एंगल होता है उसको दरमियान में लिखा जाता है, ठीक है। बी ए सी इज अ राइट ट्राइंगल। अगर ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि हम अप्लाई तो डिस्टेंस फार्मूला ही कर रहे हैं ना, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेस और परपेंडिकुलर मैटर नहीं करते, ये दोनों में से किसी एक को बेस, किसी एक को परपेंडिकुलर रखा जा सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज को आपने जो है ना वो अलग करके लिखना होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम की होगी एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें हमने जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो पुट करनी है। इसको हम स्टार इक्वेशन कह देते हैं। एक इक्वेशन सफिशिएंट थी एक अननोन के लिए, और एक ही अननोन है हमारा, कौन सा, एच। अब ये डिस्टेंस निकाल के यहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले देखें ए बी डिस्टेंस। हमने इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 4 किया था ना, वो बेटा बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल वाला। तो ए बी करें तो √3 -x1 -x2 होल स्क्वायर, y1 -y2 होल स्क्वायर। ये 3 आएगा, वो आएगा 9, तो अंडर द रूट हो जाएगा 12। फिर आएगा बी सी 0 -h होल स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस 16 आ गया। ए बी हो गया, बी सी हो गया, उसके बाद
ए सी आ जाएगा। ए सी क्या, ए का डिस्टेंस सी से, ठीक है, वो बनेगा अंडर द रूट 3 माइनस एच होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। थोड़ा सा स्कोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एच स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3h प्लस 4। सो वी हैव ए बी सी एंड ए सी, तीनों हमारे पास आ चुके हैं। अब बस इसको प्लेस करना है कहाँ पे, स्टार इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यूज इन स्टार, सो स्टार इम्प्लाइज ए बी सी का स्क्वायर क्या बनेगा देखें, ये हो गया, प्लस ए बी का स्क्वायर करें और ए सी का स्क्वायर करें तो ये इधर कैंसिल हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया, ये इधर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर प्लस 16, ये रहेंगे, एच स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बाकी 12 प्लस 4 देखें, इधर 16 है ना, तो ये 12 प्लस 4 ये भी क्या है 16, तो बाय चांस 16 भी 16 से कैंसिल हो गया। 2√3 एच इस तरफ ले आए अगर, तो उधर बच जाएगा 0, 2√3 वहाँ जाके डिवाइड कर दें तो एच क्या हो जाएगा 0। वैसे तो लॉजिक ये होती है कि दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 आंसर आ रहा है तो 2√3 तो 0 नहीं, एच 0 होगा, तो एच यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0। और समझने के लिए हम ये कह देते हैं कि 2√3 वहाँ जाके हमने डिवाइड कर दिया। ले जी बेटा, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ तक आज करते हैं, और कोई मसला अगर इसमें आए तो आप पूछ लें। नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह इसे ऑनवर्ड काम होगा। हमारा आज 6 तक काम हो गया। देखना किसी बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 है इसके बाद, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपने एच ही फाइंड करना है, फाइंड एच, लेकिन इसमें कंडीशन बदल गई है। पिछले क्वेश्चन में कंडीशन थी राइट एंगल ट्राइंगल की, यहाँ जो कंडीशन है वो ये है कि एच फाइंड करें सच दैट 3 पॉइंट से -1, 1 -1, h, और बी जो है हमारे पास वो है 3, 2, ठीक है, -1, h, 3, 2 एंड 7, 3 आर कोलिनियर, एंड 7, 3 आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं। वैसे तो आपके कोर्स में कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं ये बाय मींस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला है, फिर एक हमारे पास होता है जो बाय मींस ऑफ स्लोप्स है, और फिर एक डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी है जो कि हम 4.3 में पढ़ेंगे। बाकी दोनों अभी हम जो पढ़ने लगे हैं वो बाय मींस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि 4.1 में हम हर क्वेश्चन में देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो ये लेट से एक लाइन है और ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो कोलिनियर होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से देखें तो जो डिस्टेंस ए से लेकर बी तक बनता है प्लस बी से लेकर सी तक बनता है वही डिस्टेंस होगा ए से लेकर सी तक। तो यही बात मैं यहाँ लिखता हूँ, एज ए बी एंड सी आर कोलिनियर, सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू सी इज इक्वल टू ए टू सी। अगर इन तीनों के ऊपर स्क्वेयर्स डाल दिए जाएं तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी बन जाता है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। ये सिर्फ इसमें डिस्टेंस जो है वो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी लेके आना है। तो वैल्यूज हमारे पास पुट कर देते हैं, यहाँ ए बी डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ बी सी डिस्टेंस आ जाएगा,
और यहाँ ए सी डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स आपके पास ऊपर लिखे हुए, ए बी और सी तीनों है ना। तो ए बी के लिए क्या होगा, -1 -3 होल स्केयर h -2 होल स्केयर। बी सी की तरफ आए तो 3 - 7 होल स्केयर 2 - 3 होल स्केयर। अगर ए सी की तरफ आए -1 -7 होल स्केयर h -3 होल स्केयर। 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर खोलें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। 3 - 4 3 - 7 -4 -4 का स्क्वायर 16 -1 का स्क्वायर +1। इधर ये -8 का स्क्वायर 64 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एच स्क्वायर -4h + 20, यहाँ आ जाएगा √17 और इधर आ जाएगा एच स्क्वायर -6h + 73। ठीक है बच्चों, अब आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब स्क्वायर रूट्स वगैरह हैं तो पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा और एच तक पहुंचने के लिए हमें सारे स्क्वायर रूट्स रिमूव करने हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इस तरफ क्या होगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आगे आ जाएगा +2ab। एच स्क्वायर -4h + 20 और इधर आ जाएगा एच स्क्वायर -6h + 73। स्क्वायर रूट यहाँ से हो जाएगा रिमूव। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2ab हो गया और ये इस तरफ चूंकि एक टर्म से इसका स्क्वायर रूट कट गया। अब देखें ये वाला एच स्क्वायर इस एच स्क्वायर से कैंसिल भी हो गया। स्क्वायर रूट में एक तरफ कर रहा हूँ और बाकी सारी टर्म्स में एक तरफ कर रहा हूँ। बाकी सारे उधर लेके जाएं तो -4h है, इधर आएगा -6 + 4 करें -2h रह जाएगा। ये बनता है आपके पास 17 + 20 37, 37 यहाँ लेके आए तो ये आ जाएगा आपके पास 36। ये वाला 2 जो है वो इधर ला के डिवाइड कर दें, 17 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं तो बस बेटा एक बार और इसका स्क्वायर करना है और आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। ये 2 जब यहाँ ला के डिवाइड करेंगे तो -h + 18 रह जाएगा। बस अगेन स्क्वायर करें, आगे खुद भी कर सकते हैं लेकिन चले मैं करवा देता हूँ। अगेन स्क्वेयरिंग, अब ये 17 भी बाहर आ गया, एच स्क्वायर -4h + 20 इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। 17h स्क्वायर -h स्क्वायर ये 16h स्क्वायर है जगह। जरा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ स्टेप, 17 4 से 68 होता है, 68 ये माइनस करें तो ये आपके पास -32h रह जाएगा और 340 और ये करें तो आपके पास प्लस का 16 रह जाएगा। ये मैंने इधर शिफ्ट करके सारे सिंप्लीफाई कर दूँ, टाइम ज़रा कम है मैं इसको स्पीड से कर रहा हूँ। 16 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा h - 1 होल स्क्वायर और टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट तो h - 1 = 0 आ जाएगा और बेटा h = 1 आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन यहाँ हमारा ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 10। ठीक है, क्वेश्चन 10 में हमें कहा गया है कि a quadrilateral has the point A, B, C and D as its vertices. Find the midpoints of the sides. Show that the figure formed by joining the midpoints consecutively is a parallelogram. तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल के ना वर्टिसेस दिए हैं, ठीक, वर्टिसेस ऑफ ए
क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल जो है उसके वर्सेस दिए हुए हैं आपको, और वो कौन से हैं? क्वाड्रिलेटरल के जो वर्सेस हैं हमारे पास, एक है ए पॉइंट हमारे पास जो है 9,3, ए 9,3, और बी जो है वो -7,7, सी जो है वो -3, -7, और डी जो है वो 5, -5। दीज आर द वर्टिसेस। आपने ये शो करना है कि क्वाड्रेटर के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मिलाया जाए तो एक पैरेललोग्राम बनती है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल है तो फिक्स तो नहीं है कि किस तरह की होगी, वैसे तो स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी, रेक्टेंगल भी, रोम्बस भी, ठीक है। तो हम एक रफ से इसकी स्केचिंग करते हैं जिसमें एक रफ सी डायग्राम बन जाए। जैसी मर्जी क्वाड्रिलेटरल बना लें, बस एक आइडिया के लिए हमने यहाँ, ये हम कहते हैं लेट्स से क्वाड्रिलेटरल है, और ये इसका ए वर्टेक्स था 9,3, ये इसका बी वर्टेक्स है -7,7, ठीक है। और अब देखें ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट, और ये इसका मिड पॉइंट। इनके नाम रख लेते हैं, इसको पी कह दें, इसको क्यू कह दें, इसको आर कह दें, और इसको एस। टारगेट हमारा क्या है कि इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाया जाए ना। जैसे ये देखें, पी से क्यू, आर से एस, मिलाना है कंजक्टिव है। कंजक्टिव का मतलब ये है कि पी को क्यू से मिलाएं, पी को क्यू से, क्यू को आर से, आर को एस से, और एस को फिर पी से। इसे कहते हैं कंजक्टिव मिलाना, ठीक है। तो अब आप देख भी सकते हैं जैसे मर्जी क्वाड्रेंट बना लें, लेकिन ये जो अंदर ब्लैक कलर की लाइन से जो डायग्राम बनी, ये एग्जैक्ट अपोजिट साइड इसकी पैरेलल नजर आ रही है। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बनेगी। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जब भी हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को कंजक्टिवली ज्वाइन करते हैं तो एक पैरेललोग्राम बनती है, ठीक है। अब हमें पैरेललोग्राम शो करना है, तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम शो करने के लिए हमें अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है तो पी क्यू लेंथ और एस आर लेंथ इक्वल शो करनी पड़ेगी, और पी एस लेंथ और क्यू आर लेंथ शो करनी पड़ेगी एक साथ, ठीक है। अगर ये इक्वल आ गई तो उसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो अब मिड पॉइंट्स निकालने हैं हमने, तो पहले लेट करते हैं, लेट पी क्यू आर एंड एस be the midpoints of the sides। कौन सी साइड्स हैं जी? ए बी, बी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब मिड पॉइंट का रूल भी आप जानते हैं क्या होता है। अगर पी फाइंड करना है तो पी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। तो मिड पॉइंट का क्या रूल होता है? कोऑर्डिनेट्स का एवरेज देना होता है ना, यानी 9 और -7 का एवरेज, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। 9 - 7 2, 2/2 1, 10/2 5। फिर आते हैं क्यू पे। क्यू किसका मिड पॉइंट है? बी और सी का। -7 -3/2, 7 -7/2, -5 और 0। फिर आर निकालते हैं। आर है सी और डी का। 5 -3/2, -5 -7/2, ये आ गया 1, ये आ गया -6। और एस निकालते हैं। एस है ए और डी का।
9 + 5/2, 3 - 5/2, 7 - 1। ये आगे हमारे पास सारे मिड पॉइंट्स, ठीक है। अब पैलोग्राम शो करने के लिए क्या शो करना, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, टू शो PQRS is a parallelogram. For this to show, हमें क्या शो करना पड़ेगा इसके लिए कि जो अपोजिट साइड्स की लेंथ है ना PQ और SR ये इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक हम जो डिस्टेंस फार्मूला है ना उसकी यूटिलिटी जो है वो देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम उसी को यूटिलाइज किया जाए, और PS = QR। तो सिंपल सा ये काम है कि आपने डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से ये सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करने और इक्वल शो करने हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से करेंगे हम। एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहले हम PQ की तरफ आते हैं। इस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन 7.1 जो थी आपकी एक्सरसाइज, उसका लास्ट था वो हमने किया था, लेकिन वो उस वक्त हमने वेक्टर अलजेब्रा से किया था। अभी इसको हम जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसके थ्रू कर रहे हैं। तो 1 + 5x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 - y2 होल स्क्वायर, 5 + 1 6, स्क्वायर करने से 36 होगा और ये 25 होगा, तो स्क्वायर रूट 61। इसकी अपोजिट कौन सी है लेंथ, SR। साथ ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। SR जो है ये बनेगा हमारे पास, S ये है और R इसके ऊपर लिखा हुआ है, 7 - 1 होल स्क्वायर, -1 +6 होल स्क्वायर, 7 - 1 6, 36 हो जाएगा और ये 25। तो ये भी अल्टीमेटली कितना बना, स्क्वायर रूट 61। So both the distance are same. This implies PQ is same as SR, half done। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक। अच्छा जी, नाउ अब हम आते हैं किसकी तरफ, PS की तरफ। PS जो है ना हमारे पास, P से S तक ये बनेगा 1 - 7 होल स्क्वायर। तो P और S का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, P 1 - 7 होल स्क्वायर और 5 - +1 होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारे पास 30 -6 का स्क्वायर 36 और 6 का स्क्वायर भी 36। तो 36 + 36 √72। आल दो ये 6 √2 लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे लिखाने में कोई जरूरी नहीं है वो लिखना। PS के बाद किसकी बारी है भाई, QR। QR के लिए क्या होगा देखें, 1x1 - x2 होल स्क्वायर कर लें या y1 - y2 होल स्क्वायर कर लें, एक ही बात है। x1 - x2 या x2 - x1, ये हो जाएगा 36, ये भी 36, तो ये भी कितना आ गया 72। तो देख लें दोनों सेम आए। दिस इंप्लाइज PS = QR। तो अब दोनों से देखें, दोनों अगर सेम है ना ये इक्वल, तो ये अपोजिट साइड्स की लेंथ थी। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2, 1 2 से क्या पता लग रहा है हमें, ये कंफर्म हो गया है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, यहाँ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 10 था। अब अगर हम रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अगला हमने क्वेश्चन करना है इसका 1 से ये 10 तक हो गया। अब इसमें फर्दर देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमने करना है। इसको आप देख लें, मैं आपको एक आध मिनट दे रहा हूँ, तसल्ली कर लें, कोई बात अगर नहीं क्लियर तो पूछ लें इसमें। तो मैं फिर नेक्स्ट देखता हूँ कि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 10 के बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ सिलेबस में है वो क्वेश्चन नंबर 11 है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 जो हम करने लगे, इसकी वर्डिंग अगर पढ़ें तो इससे मिलता जुलता ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से मिलता जुलता क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं इसकी वर्डिंग पढ़ रहा हूँ, जरा सुन लें। फाइंड एच, एच अपने फाइंड करना है सच दैट द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आपने एच फाइंड करना है और जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम बनेगी। और फिर एंड में वो पूछता है कि जब एच आप फाइंड कर लेंगे तो फिर आप ये बताएं कि इज पैरेललोग्राम अ स्क्वायर, क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर बन सकती है। तो क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट हमने ऐसे ही किया था। फाइंड एच, एच अपने फाइंड करना है और गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि ए बी सी डी जो है ना ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। माइनस ए है -3,0, बी है 1,-2, सी है 1,5,0 एंड डी है हमारे पास 1,h। ये गिवन है कि दीज आर दी vertices of a vertices of a parallelogram। और जब एच फाइंड हो जाएगा ना तो फिर हम ये चेक करने के काबिल होंगे कि ये स्क्वायर बन सकती है या नहीं। तो पैरेललोग्राम स्क्वायर उस वक्त बनती है जब उसकी चारों साइड इक्वल हो और उसके डायगोनल्स की लेंथ भी क्या हो, सेम हो। ठीक है जी, फिर आगे चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर बन सकती है या नहीं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको अगर हम एक रफ डायग्राम बना के देख लें तो बेहतर बात समझ आएगी हमें। ये देखें, ये वैसे रफ डायग्राम बना रहे हैं, कोई एक्यूरेट नहीं है कि यही डायग्राम इसकी हो। ठीक है, तो लेट्स से हम कहते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम थी हमारे पास, इसका ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी और ये डी। जिस ऑर्डर में दिए होते हैं उसी ऑर्डर में आमतौर पर लिखे जाते हैं। अब एक अननोन है तो मैथ का रूल है एक अननोन फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो सोल्यूशन है वो शुरू करते। एस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो दिस सिंपलाइज अपोजिट लेंथ इक्वल होगी ना। अभी आपने पैरेललोग्राम प्रूव भी किया, बल्कि ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। और ए डी जो है वो इक्वल होगा बी सी के। अब दो इक्वेशंस यहाँ से मिल सकती हैं हमें, लेकिन चूंकि एक अननोन है ना तो एक अननोन के लिए एक इक्वेशन सफिशिएंट होती है। तो कोई एक चूज कर लें दोनों में से। वी कंसिडर एनी वन ऑफ देम, ये वाली कंसिडर करते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी वाली। ठीक है, ए बी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस। ए और बी आपके पास ये ऊपर लिखे हुए हैं। ये बनेगा -3 - 1 होल स्क्वायर और 0 + 2 होल स्क्वायर। सी डी की तरफ आए, 5 - 1 होल स्क्वायर, 0 - h होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 - 1 4, ये -4 बनेगा। -4 का स्क्वायर 16 है, 2 का स्क्वायर 4 है, और इधर 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और इधर आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये 16 + 4 कितना हो गया, 20। ये जो हम स्क्वेयर करेंगे स्क्वेयर रूट खत्म हो जाएगा इसका। 16 यहाँ लाएं तो h स्क्वायर 4 हो जाएगा। और जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे इसका, यहाँ एक थोड़ी सी कंसेप्चुअल बात आपने नोट करनी है, टेकिंग स्क्वेयर रूट। तो यहाँ से +-2 इज इक्वल टू एच आ रहा है। अब यहाँ जरा ऑब्जर्व करना है कि अगर हम ये प्लस माइनस लिखें तो क्या ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, ये देखना है हमने। तो आप याद रखें कि अगर हम इसकी वैल्यू -2 लेंगे, ये जरा गौर से देखें,
अगर हम यहाँ h की जगह डी में है ना असल में h लिखा हुआ, अगर यहाँ h की वैल्यू -2 पुट की जाए तो ये पॉइंट क्या बनेगा 1, -2। और यहाँ अगर देखें तो b भी 1, -2 है, तो h की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो ये b और d सेम पॉइंट बन जाते हैं, यानी b और d सेम हो गए, एक ही जगह पे जब आ जाएंगे तो फिर पैरेललोग्राम बनेगी नहीं, तो एक लाइन पे आ जाएंगे b और d और ये सारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि h की वैल्यू -2 पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज b और d क्या हो जाएंगे कोइंसाइड। तो मैं लिखता हूँ एज h इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? अदरवाइज अगर ये पॉसिबल कर देते हैं हम तो b और d आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, सो वी टेक ओनली h इज इक्वल टू +2, हम सिर्फ +2 कंसिडर करेंगे इसका। बस h की वैल्यू आने के बाद d पॉइंट हो गया हमारे पास, हेंस d में था ना असल में, तो ये d था 1, h, ये बन गया 1, 2। नाउ अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। नाउ a हमारे पास क्या था -3, 0, b हमारे पास है 1, -2, c हमारे पास है 5, 0 और d आ गया हमारे पास 1, 2। अब ये 4 पॉइंट्स हैं और आपने चेक करना है कि क्या ये 4 पॉइंट्स स्क्वायर बना रहे हैं, क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर बनेगी। तो बेटा आप स्क्वायर के लिए क्या करना है, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों डिस्टेंस इक्वल शो करने हैं और डायगोनल भी आपने इक्वल शो करने हैं। तो ये वाला जो काम है ये मैं आप पे होमवर्क छोड़ दूँ और साथ रेफरेंस कोड कर देता हूँ कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, इसको चेक कर लेते हैं। ये वैसे मैंने होमवर्क दिया था लेकिन मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। ये 4 पॉइंट्स हैं और चेक करना है कि क्या ये चारों पॉइंट्स स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी चेक करते हैं, -3 -1 का होल स्क्वायर और 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये अंडर द रूट 20 बनता है। 4 × 5 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको। इसके बाद बी और सी है, बी और सी का डिस्टेंस 1 -5 होल स्क्वायर और -2 -0 होल स्क्वायर, ये भी बनता है 16 + 4 अंडर रूट 20। फिर उसके बाद सी डी है, ए बी बी सी सी डी 5 -1 होल स्क्वायर 0 -2 होल स्क्वायर, 16 + 4 इज इक्वल टू 20। और उसके बाद ए डी है, ए से लेकर डी तक निकालें तो -3 -1 होल स्क्वायर 0 -2 होल स्क्वायर, ये भी बनता है 16 + 4 इज इक्वल टू 20। अब देखें चारों लेंथ इक्वल आ गई हैं। अब चारों लेंथ इक्वल आना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ अगर लेंथ इक्वल हो तो ये तो रोम्बस भी हो सकती है। अब हमने डायगोनल्स भी शो करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं। आल्सो डायगोनल्स, ठीक है, अब डायगोनल्स की तरफ आते हैं जी। पहला कौन सा डायगोनल, एक डायगोनल है हमारे पास ए सी और एक बी डी। तो अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल आ गई तो ये कंफर्म हो जाएगा ये पैरेललोग्राम स्क्वायर भी बन रही है। ठीक है, ए सी फाइंड करेंगे तो ये होगा x1 - x2 होल स्क्वायर और y1 - y2 होल स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी अंडर रूट 8 अंडर रूट लेंगे जब तो 8 आ जाएगा। और दूसरा जो डायगोनल है ए सी के बाद बी डी, तो बी और डी निकालें, बी भी आपके पास है डी भी आपके पास है, 1 - 1 होल स्क्वायर और -2 -2 होल स्क्वायर, ये -2 - 4 बनेगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा 16। तो एक डायगोनल 8 है और एक डायगोनल 4 है, ये 1 - 1 0 हो जाएगा। अब क्या पता लगी बात हमें कि डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे, हेंस ए सी
इज नॉट इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स अगर इक्वल हैं तो चारों एंगल 90 के हो जाते हैं। ये टेक्निक होती है हमारे पास है। अब हम कह सकते हैं सो ए बी सी डी इज नॉट अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज नॉट अ स्क्वायर, तो ए बी सी डी स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, ये बात यहाँ से वेरीफाई हो गई है। लेंस ये हो गया कंप्लीट आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 12 के ऊपर। क्वेश्चन 12 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर के वाले से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोग देखें किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 12, इसकी वर्डिंग में पढ़ रहा हूँ, देख लें जरा। इसमें लिखा हुआ है कि इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ए और बी। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा यहाँ पे कि जो हमारे पास ए और बी वर्टिसेस है ना, एक -3,0 है, -3,0 और एक हमारे पास है +3,0। ठीक है, ये क्या है जी, आर द टू वर्टिसेस ऑफ आर द टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। और आपने क्या शो करना है, आपने शो ये करना है कि क्वेश्चन 16 4.1 फाइंड अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आप लोगों ने फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट, ठीक है, कहाँ से इक्विडिस्टेंट है जी, फ्रॉम द पॉइंट्स, फ्रॉम द पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से जी, एक ए पॉइंट है 5,3, एक बी पॉइंट है -2,2 और सी पॉइंट है 4,2। ठीक है, तो ऐसा एक पॉइंट आपने फाइंड करना है जो इन तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो। और अगला काम क्या हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ, किसका रेडियस बताना है हमने, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी। ठीक है, ये काम करना है हमने। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा एक पॉइंट जो इन तीनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है उसको लेट कर लेते हैं। लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, ये हम कहते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। अगर ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है तो फिर कंडीशन क्या है कि इसका डिस्टेंस ए से लिया जाए, इसका डिस्टेंस बी से लिया जाए और इसका डिस्टेंस सी से लिया जाए, तो ये सेम होगा। अब दो अननोन है ना, एक्स और वाई, कल भी ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट में किया था। तो दो अगर अननोन है एक्स और वाई, तो वी नीड टू इक्वेशंस, तो इसमें से कुछ दो इक्वेशंस अलग कर लें। कंसीडर, एक साइड पे आप रखें जी ए पी इज इक्वल टू बी पी, और एक हम रख लेते हैं, कोई दूसरा एक चूज कर लें, ए पी इज इक्वल टू सी पी रख लें। बी पी और सी पी दो पॉइंट्स हमने, दो ऑप्शन हमने अवेल किए हैं। तो ओवरऑल हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, ए पी इज इक्वल टू बी पी फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड। ठीक है, दरम्यान में एक पार्टीशन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। इसके बाद ए का डिस्टेंस निकालना है पी से, ए ये और पी ये आपके पास, तो क्या बनेगा, x1 माइनस x2 कर लें या x2 माइनस x1 कर लें, x माइनस 5 होल स्क्वायर और y माइनस 3 होल स्क्वायर।
इधर बीपी निकालें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर AP करें, x माइनस 5 होल स्क्वायर और y माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इक्वेशन में लेके जाना है। तो स्क्वायर इनसाइड भी खोल दें, इनसाइड स्क्वायर ओपन करें, बल्कि पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ये लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट हो गया। जहाँ जगह कम है राइट वाला मैं यहाँ लिखता हूँ कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9। ये एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ये राइट वाली जो अगर 4x इसको लेफ्ट पे लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस 14x, 4y को लेफ्ट पे लाएं तो माइनस 2y। कांस्टेंट 25 प्लस 9 34 है, 34 उधर कितना है हमारे पास 16 है। 34 को यहाँ लेके आए तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 26। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लें इसको, माइनस 2 से डिवाइड कर लें। तो आप डिवाइड करेंगे माइनस 2 से तो 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। ठीक है, एक साइड से। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 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 फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस 10x और ये इधर लाएं तो ये बनेगा माइनस 2x, माइनस 6y और प्लस 4y माइनस 2y, और 34 राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस 14, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करके 7। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। सो वी हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन्स। इसमें प्लस y है, इसमें भी प्लस y है, दोनों में y का कोएफिशिएंट सेम है तो सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब्दुर्रहमान क्या पूछना चाह रहे हो, पूछो। सर वो पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। किसकी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही? बाकी सब लोगों को क्लियर आ रही है भाई? बाकी किसी ने बेटा कंप्लेन नहीं की, इसका मतलब आपके नेट का कोई इशू चल रहा होगा। ठीक, बाकी नोट्स तो आपके ग्रुप में सेंड हो जाएंगे। अगर कोई चीज ब्लर कर भी है तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। इसको पुट कर दें आप किसी एक इक्वेशन में, 1 में या 2 में।
एक्स को जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 7 प्लस 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, यहाँ लाएंगे तो 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ जाना। और नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। सो 1 इम्प्लाइज ठीक है, y आ जाएगा 6 हमारे पास। हेंस पी एक्स वाई जो था, x कितना आ गया हमारे पास 1 और y कितना आ गया 6 हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब ये जो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट था, अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें ना तो बड़ी एक समझ आएगी बात, क्लियर है आपको। ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि 3 पॉइंट्स थे ना हमारे पास, तो 3 पॉइंट्स क्या बनाते हैं एक ट्रायंगल। अगर कोलिनियर ना हो तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आया है हमारे पास, पी पॉइंट, इसका डिस्टेंस ए वर्टेक्स से, इसका डिस्टेंस बी वर्टेक्स से, और इसका डिस्टेंस सी वर्टेक्स से क्या था, सेम था। अब अगर यहाँ एक सर्कल ड्रॉ किया जाए ना बच्चों, एक सर्कल अगर ड्रॉ किया जाए तो ऐसा सर्कल बन सकता है कि जो ट्रायंगल के इन सारे वर्टिसेस से पास करता है, तो इसको हम कहते हैं सर्कम सर्कल। और जो इसका सेंटर होता है इसको सर्कम सेंटर कहते हैं। और जो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला या ये वाला, इसको हम कहेंगे रेडियस, क्योंकि पी सेंटर पे आ गया। और इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये हमसे पूछा भी हुआ है उसने। अब हम लिखते हैं जी आल्सो सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या है, कैपिटल आर। और ये कोई एक डिस्टेंस निकाल लें आप, ए का पी से, बी का पी से, या सी का पी से। ए का पी से निकाल लेते, ए हमारे पास पहले था, पी अब आया हमारे पास। ठीक है, तो ए का डिस्टेंस निकालें पी से, क्या बनेगा देखिए, 5 माइनस 1 होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो सर्कम रेडियस आ गया 5। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपके पास सर्कम रेडियस, यानी रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। लें जी, ये भी हो गया क्लियर आपका। और क्वेश्चन 17 है, उसके बाद ये करके इंशाल्लाह खत्म करते हैं। क्वेश्चन 17 से पहले एक फार्मूला नोट कर लें अपने पास, बल्कि वहीं लिख दूंगा, मेरा पहले फार्मूला अलग से लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ सर्कम सेंटर फाइंड किया था आप लोगों ने, और इधर आप फाइंड करेंगे इन सेंटर। तो 17 में उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए, 4 माइनस 2 4, और सी हमारे पास है 5,5। These are the vertices of triangle ABC। ये गिवन है आपको। और फाइंड क्या करने का कहा गया, फाइंड दी इन सेंटर। इन सेंटर आप ट्रायंगल को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन। इन सेंटर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, वो लिख लेते हैं पहले। देखें, ये अगर हमारे पास ट्रायंगल है ना, ये उसका एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये, और ये ट्रायंगल का हम कहते हैं कि इन सेंटर है। ठीक है, इन सेंटर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है। ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे, उसे हम कहते हैं ट्रायंगल का इन सर्कल, या पूरा अगर नाम लिखें तो इंस्क्राइब सर्कल। ठीक है, इसका जो रेडियस होता है उसे हम कहते हैं इन रेडियस, और इसके सेंटर को हम कहते हैं इन सेंटर। तो मैं इसको पी से डिनोट करता हूँ। इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, ए के अपोजिट जो लेंथ होती है, ए वर्टेक्स के अपोजिट जो लेंथ होती है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के अपोजिट लेंथ को स्मॉल बी से, सी के अपोजिट लेंथ को स्मॉल सी से।
तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है वो देखें, एज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC is defined as ये देखें, अगर लेट से P से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ तो ये होता है AX1 BX2 और CX3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। सिमिलरली जो इसका Y होता है AY1 BY2 CY3 और ABOC। ठीक है, ये जगह यहाँ नहीं थी, मैंने नीचे लिखा है इसको। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये कौन सा होगा, इसका मतलब हमें ABC चाहिए तीनों साइड्स की लेंथ। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये होते हैं। x1 y1 A के कंपोनेंट्स, x2 y2 B के और x3 y3 C के। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ ईच साइड। आप देखें एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले A लेंथ की बात करते हैं। A लेंथ B और C का डिस्टेंस है। ये आ गया √50। इसको आप लिख सकते हैं 25 इंटू 2 तो 5 √2। ये आ गया A मेरे पास। B जो है वो AC के इक्वल है। वन प्लस 49 कितना आ गया जी, 50। 25 इंटू 2 लिख सकते हैं और 5 √2। ये आ गया B। A भी आ गया, B भी आ गया। अब C की तरफ आते हैं। C हमारे पास था AB के बराबर। A और B का मैं ये साथ रखता हूँ ताकि भी नजर आता रहे आपको। A और B का डिस्टेंस C के इक्वल था, तो ये A और B का क्या बनेगा, 4 + 2 होल स्क्वायर -2 - 4 होल स्क्वायर 36 + 36 72। इसको 36 इंटू 2 लिखें तो 6 √2 लिख सकते हैं। ABC तीनों आपके साथ चुके हैं, बस आप फॉर्मूले वेरीज पुट करने की देर है। हेंस इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर देखें, AX1 BX2 CX3 AY1 BY2 CY3। अच्छा जी, अब देखें A इंटू x1 होगा। ठीक है, x1 कितना है, A हमारे पास है 5 √2 और x1 हमारे पास है 4। ठीक है, x1 y1 ये वाले हैं, ये x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3 और ये ABC हमने ये निकाले हैं। ठीक है, फिर B हमारे पास है 5 √2 और x2 हमारे पास है -2। फिर C हमारे पास है 6 √2 और x3 हमारे पास है 5 ओवर A B C। फिर A इंटू y1 कितना है जी हमारे पास, B इंटू y2 और C इंटू y3। A B और C।
सिंप्लीफाई करें तो ये 20√2, 10√2 और 30√2, तो ये टोटल हो जाएगा 40√2। ये भी बनता है 40√2। और नीचे अगर देखें तो 5 + 5 10, 10 + 6 16, इधर भी आ जाएगा 16। √2 से कैंसिल हो जाएगा। 40/16, 40/16, 8 5s are 40, 8 2s are 16, 5/2, 5/2 is the required in center of triangle। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्लियर। और अब एक आखिरी क्वेश्चन है 18, वो करके बस इसको खत्म करते हैं। 18 में हमें रेशो फार्मूले की एक एप्लीकेशन दोबारा नजर आएगी। ठीक है, उसकी वर्डिंग ये है कि फाइंड द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स फाइंड करने, फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड, किसको डिवाइड करें, द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कौन से हैं जी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए x1 y1 and b x2 y2 into 4 equal पार्ट्स। आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इस सेगमेंट को 4 बराबर हिस्सों में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। उसका तरीका क्या हो सकता है, देखें हम एक सेगमेंट बना के जरा इसको समझते हैं कंसेप्ट को। ये मैं कहता हूँ कि सेगमेंट है ए बी सेगमेंट। ठीक है, ये ए उसका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए x1 y1 है, बी x2 y2। अब इसके 4 बराबर हिस्से करने हैं। ये 1 2 3 4। अब जब इसके 4 हिस्से करने, 4 पार्ट्स करने, तो हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एक एक करके सारे फाइंड करते हैं। जब हम सी पॉइंट फाइंड कर रहे होंगे तो सी के इस तरफ एक पार्ट है और इस तरफ 3 पार्ट है, तो रेशो होगी 1:3। जब हम डी फाइंड कर रहे होंगे तो डी मिड में आ जाएगा, बिल्कुल 2 इधर है 2 इधर, तो ये डी मिड पॉइंट बन जाएगा। और जब ई फाइंड कर रहे होंगे तो ई के लिए बेटा इस तरफ 3 पार्ट्स होंगे, उस तरफ एक पार्ट होगा। ठीक है, तो अब एक एक करके शुरू करते हैं। पहले मैं लिखता हूँ, लेट सी डी एंड ई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ठीक है, सो पहले सी फाइंड करते हैं। सी के लिए क्या होगा, देखें अभी मैंने इस तरह ऊपर बताया आपको, 1 उधर मल्टीप्लाई होगा। इसमें रेशो फार्मूले में होता है कि ये वाली रेशो उधर मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाली रेशो इधर मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप फाइंड कर रहे हैं ना सी, तो थोड़ी देर के लिए ये डी और ई है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए डी और ई को क्या कर लें, हाइड कर दें, कि उनकी तरफ आपके ध्यान ना जाए। सिर्फ इतना समझें कि इधर 1:3 है और 1 x2 से मल्टीप्लाई होना है और 3 x1 से। ये देखें, ओवर सम ऑफ रेशो 1/2 से 3/1 से ओवर सम ऑफ रेशो। तो बस एक स्टेप में हो गया, x2 + 3x1 डिवाइडेड बाय 4, y2 + 3y1 डिवाइडेड बाय 4। बस ये आ गया सी। अब जब मैं डी फाइंड करूंगा, डी तो मिड में है ना, तो वो सिंपली मिड पॉइंट का आप एवरेज ले लें, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ एंड ये नहीं। अब आइए बात ई की, ए बी सी डी और ई। ई के लिए रेशो मुख्तलिफ थी बस। ठीक है, रेशो थी 3:1। तो अगर डायग्रामेटिकली देखें ना, हम ई फाइंड कर रहे होंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ, इसको। ठीक है, यूं कर लेते हैं कि इसको हाइड कर लेते हैं।
तो 3:1 का मतलब है कि ये 3 इस तरफ है, बल्कि ज्यादा बेहतर होगा कि हम डायग्राम बना लें जरा बात समझने के लिए ना। ये देखें, ये ए, ये बी है, यहाँ पॉइंट है जिसके इस तरफ रेशियो 3 है और इस तरफ रेशियो 1 है। ये आपने फाइंड करना है पॉइंट ई। तो 3x2 से मल्टीप्लाई होगा और 1x1 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। तो सिंप्लीफाई करें तो ये बना भाई 3x2 प्लस x1 बाई 4, 3y2 प्लस y1 बाई 4। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट। तो एक्सरसाइज हमारी हो गई है एंड। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो आज तक के लिए बेटा इतना काफ़ी है।